नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। और आज स्टूडियो से निकलकर हम पहुंच गए हैं एक ब्रिज पर, क्योंकि इस वक्त महायुद्ध की ये जो पूरी जंग है वो अब पहुंच चुकी है इसी ब्रिज वॉर तक। दरअसल अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई और ईरान का B1 ब्रिज तबाह कर दिया गया है। दरअसल ये शहर तेहरान को कराच से जोड़ा करता था और इस पर भारी तबाही दिखी है, लेकिन इसके बाद ईरान ने भी पलटवार करने के लिए 8 ब्रिजेस की लिस्ट जारी की है जो मिडिल ईस्ट में वो तबाह करने का दावा कर रहा है। और अगर इन ब्रिज को टारगेट किया गया तो ये महायुद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। यानी कि अगर इन पुल को आप देखेंगे जिसको IRGC ने अपनी हिट लिस्ट में रखा है, अगर यहाँ पर अटैक कर दिया गया तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था खास तौर पर गल्फ कंट्रीज की यहाँ प्रभावित हो सकती है। इसीलिए आज स्टूडियो से निकलकर हम आ गए हैं इस पुल पर। यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल आज मौजूद रहने वाला है और क्या IRGC इन ब्रिज को टारगेट कर सकता है, इसी पर आज करने वाले हैं एक बड़ी चर्चा। लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि गुड फ्राइडे का दिन अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे कैसे बन गया, क्योंकि ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान की तरफ से दावा ये कि अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स, साथ ही दरअसल 2 मिलिट्री हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी स्ट्राइक करने का दावा, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के सामने अपने एक पायलट को ढूंढने का है। यानी कि इस युद्ध में अमेरिका की स्थिति क्या हो चुकी है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस युद्ध में कूदा था अमेरिका, आज स्थिति यह है कि ईरानी मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि वो एक पायलट जो अभी भी अमेरिका जिसको रेस्क्यू नहीं कर पाई है, जिसने उसे ईरान में ढूंढ निकाला, वहां पर उसे इनाम दिया जाएगा, बाकायदा इनाम घोषित कर दिया गया है। यानी कि ईरान ने इस जंग को पूरी तरह से कैसे बदल दिया है, आज इसी पर करने वाले हैं एक बड़ी चर्चा। और हमारे साथ खास मेहमान हैं। मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं मेजर जनरल संजय सोई सर, हमारे साथ रविंद्र सचदेवा सर, फॉरेन एक्सपर्ट। और इसी के साथ मेरे साथ यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं मयंक चौबे सर, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। साथ ही श्याम सर भी इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। समझिए कि पूरा वॉर जो है वो ब्रिज वॉर में कैसे तब्दील होता जा रहा है। संजय सर, क्या ये सिविलियन टारगेट्स को हिट करना एक वॉर क्राइम की तरह, इसका कितना बड़ा नुकसान ईरान को देखना पड़ेगा B1 ब्रिज के हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि एक ब्रिज को टारगेट करना, सिविल ब्रिज टारगेट करना एक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, पर अमेरिका के कहना है कि ये यहाँ से बहुत बड़ी मिलिट्री सप्लाई जो है वो पश्चिमी ईरान की तरफ, जो कराच की तरफ जाती थी, और जिसको एक काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा। देखा जाए तो ब्रिज काफ़ी महत्वपूर्ण था, साइकोलॉजिकली भी 1 किलोमीटर लंबा और मध्य पूर्व में सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता था, स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज था, काफ़ी ईरान का गर्व माना जाता। तो एक तो उसकी हुआ, दूसरा उनकी जितनी सप्लाईज हैं, पश्चिमी ईरान को जाने वाली सप्लाईज हैं, चाहे वो सिविल सप्लाई हो, राशन पानी हो, सेनाओं की सप्लाई हो, उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। यानी कि युद्ध लड़ने की क्षमता में अलग फर्क पड़ेगा। साथ साथ इन इलाकों को अलग अलग बांट देने की कोशिश है। यानी कुछ हद तक राजधानी को आइसोलेट कर दिया उसने। बिल्कुल, राजधानी को आइसोलेट किया और पश्चिमी तरफ से जहां से वो अटैक कर रहे थे इराक के ऊपर या बाकी देशों पे, उन इलाकों को भी उन्होंने आइसोलेट किया ताकि वहां पर सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा। और सर इस पर भी आगे बात करेंगे कि ईरान या IRGC जो इस वक्त धमकी दे रहा है वो कितना सक्षम है ये करने में। लेकिन मयंक सर, क्या इसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट वॉरफेयर कहा जा सकता है? यानी कि सीधे दुश्मन की सेना को यहाँ पर ना टारगेट करना, लेकिन उसकी सप्लाई को ऐसे बाधित कर देना कि वो खत्म भी ना हो और खड़ा भी ना हो पाए। फिर धन्यवाद लवीना। इस समय होता क्या है, युद्ध में सेनाएं लड़ रही होती है, लेकिन सेना तक रसद पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप सेना का फ्यूल, फॉडर, फूड और एम्युनिशन, उसको अगर आप उसकी सप्लाई काट देंगे तो सैनिक आखिर कब तक लड़ेगा। सैनिक जाता है लड़ाई में, उसके पास में 100, 200 या 500 राउंड होते हैं, उसके बाद में उसके राउंड्स को रिप्लेनिश करना पड़ता है। तो पीछे से अगर हथियार या एम्युनिशन नहीं पहुंचेगा तो सैनिक आगे लड़ नहीं सकता। तो आपने एक तरीके से सैनिक को निहत्ता, निरस्त्र, भूखा और सब चीज़ों से महरूम कर दिया। आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपने उसकी जितनी लॉजिस्टिक सप्लाई है उसको वहाँ पर बाधित करके काट दिया है। तो ये युद्ध जो है मुझे उस तरफ दिखाई दे रहा है जाता हुआ कि पहले हम कंसंट्रेट करते थे फाइटिंग आर्मी को एंगेज करने के लिए, अब उसके लॉजिस्टिक्स को अटैक करो और उसको खत्म कर दो। लेकिन ये तो लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक शाम सर यहाँ पर हो सकता है ना। यानी कि ये पुल, जैसे आज यहाँ पर इस पुल पर हम खड़े हैं, भाई हम तो सुरक्षित देश में रहते हैं, लेकिन वो पुल जो लोगों के लिए खास तौर पर है उसको टारगेट करना मतलब क्या बताता है इस? देखिए, ये वॉर हो रहा है तो कोलेटरल डैमेजेस होंगी, और जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाषाण युग में ले जाएंगे, इसका मतलब ये था कि ये मार्वेलस
इंजीनियरिंग मार्वेलस जो ब्रिज था, उनका गर्व था, उसको तोड़ा। साथ था इसको वो एक तरह से लेजिटिमेट टारगेट मान रहे हैं, क्योंकि वो ये वॉर वेजिंग कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है। तो इसमें जो सिविलियंस है वो मरेंगे। मैं आपको बताऊं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये वॉर ऐसे स्थिति में जा रहा है जहां पे एक तरह से सामरिक हताशा का मतलब दोनों देश जब युद्ध खत्म होगा तो इतने ज्यादा हताश हो जाएंगे कि इनको दोनों को अपनी क्षति निकलेगी। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लग रहा है एक स्ट्रैटेजिक एम के साथ अमेरिका वहां आया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उसकी जुगलर वेन नकेल को पकड़ के ईरान को खत्म करने का उसका जो मकसद है वो उस पर लगातार अग्रसित है। ठीक है, लेकिन रविंदर सर, भले ईरान अब इसको लेकर सवाल उठा रहा है, पेजेश्किन की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन ईरान की तरफ से सबसे पहले जो बहरीन को कनेक्ट करने वाला किंग प्रिंस सुल्तान करके जो कॉजवे है उसको अटैक किया गया था ईरान की तरफ से सबसे शुरुआत में ही। सिविलियन टारगेट्स को पहले किसने हिट किया है? देखिए, कहना मुश्किल है सिविलियन किसने पहले करा है, क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है। कहने को तो जब अमेरिकन ने अटैक शुरू करा, इजराइल ने, जब ये वॉर शुरू हुई, उन्होंने करा होगा शायद ईरान में कुछ सिविलियंस मरे होंगे, जाहिर है, बट उसके बाद से दोनों तरफ में हो रहा है। एंड बाय द वे, ईरान में जो हो रहा है और अमेरिका की जो मंशा है, केवल ब्रिज ही नहीं, उसने ऑलरेडी इनकी स्टील मिल्स, इनके वाटर प्लांट्स, हम दिल्ली में यहाँ पुल पे खड़े हैं, इन पुलों को उड़ा दो। जल बोर्ड के यहाँ 9 वाटर प्लांट्स हैं, उनको उड़ा दिया है, पुलिस स्टेशन को उड़ा रहे हैं। तो ईरान की ये टोटल नर्वस सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी बिल्डिंग्स को उड़ा रहे हैं, और लास्ट स्टेप में जाकर के ये लोग उसके पावर ग्रिड और डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाएंगे। क्योंकि अगर पहले उड़ा देंगे तो ईरान अभी भी रिप्लाई कर रहा है, 10 मारेंगे तो वो 1 मार तो रहा ही है, राइट? हाँ। तो ईरान को पूरी तरह से इनका प्रयास है स्टोन एज तक ले जाने का, और फिर आखिरी स्टेप पे एक बड़ा हैमर मार के उसके पावर ग्रिड्स और डीसैलिनेशन छोड़ देंगे। वैसे ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और उसी पे चलते हैं अभी दिख रहे हैं। फिलहाल तो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, डेफिनेटली वॉर क्राइम है जो हो रहा है इस समय। अमेरिका जो कर रहा है एंड इजराइल भी ईरान भी जो कुछ कर रहा है वो भी सिविलियंस को कर रहा है, तो वो भी वॉर क्राइम्स में आएंगे कुछ। अब इस समय सिविलियंस का मामला सारा हट गया। लॉजिस्टिक्स को अब जैसे ये कह रहे हैं कि ब्रिज हमने इसलिए उड़ाया कि यहाँ से सोल्जर जाते थे, भाई उस हिसाब से तो, उस लॉजिक से तो ये जो कॉजवे आप कह रहे हैं बहरीन में, वो भी रास्ता बन सकता है। कल को टैंक आए सऊदी अरेबिया से, बहरीन में मिसाइल भेजे वो। और इस पे भी तो सवाल होगा ना, ये तो लोगों, नागरिकों की जो सुरक्षा है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। अब क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में है, हम सुरक्षित देश में है, और इस पुल पर हम सिर्फ खड़े ही नहीं हो सकते, आगे वॉक भी कर सकते। आइए मयंक सर, अब इस पर मेरा आपसे सवाल है, अमेरिका की स्थिति क्या हो गई है भाई? अमेरिका जो बड़े आत्मविश्वास के साथ इस युद्ध में यहाँ पर आया, इनफैक्ट ये बताया गया कि इजराइल ने जो टारगेट किया अमेरिका के साथ ही ये पूरा, इनफैक्ट अमेरिका उसको लीड कर रहा था, और ये स्थिति है कि वहाँ पायलट को जो ढूंढ देगा उस पर इनाम रखा जा रहा है। मतलब क्या अमेरिका की स्थिति हो गई है इस समय? लवीना, आप देखेंगे युद्ध को आप 2 दृष्टि से देख सकते हैं कि एयर सुपीरियरिटी मेंटेन कर रहा था यूएसए अब तक, अब जाके एक प्लेन को हिट लिया। अगर आप प्रो अमेरिका अगर स्टैंस लेंगे, अगर आप एंटी अमेरिका स्टैंस लेंगे, तो आप बोलेंगे देखिए क्लेम कर रहे थे ये, लेकिन फिर भी इनके प्लेन को नीचे गिराया है। हम फैक्ट्स लेंगे जी। फैक्ट ये है कि प्लेन डाउन हुआ है, सही है। F-15E डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था, उसको डाउन किया है, काबिल तारीफ बात है। 2 पायलट उसके अंदर होते हैं, एक जो था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि रेस्क्यू मिशन में उन्होंने एक ब्लैक हॉक जो है उस पर चोट आई है, परंतु वो पायलट रेस्क्यू होकर वापस आ गया। दूसरा जो है अभी तक पकड़ में नहीं आया है, IRGC ने इनाम घोषित किया कि जो उसकी सूचना देगा। वो दूसरी तरफ जो रेवोल्यूशनरी लोकल ट्राइब्स वहां पर तलाश करें, उनके लिए भी इनाम का ऐलान किया गया। लेकिन संजय सर, मेरा सवाल आपसे है, रोज डोनाल्ड ट्रंप उठकर ये कहते हैं कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया, हमने एयर फ्लीट खत्म कर दी है, नेवल फ्लीट हमने 0 कर दी है। फिर ईरान F-15 कैसे गिरा दे रहा है, A-10 वॉर्थहॉक कैसे गिरा दे रहा है, MQ-9 रिपर ड्रोन कैसे गिरा रहा है, वो हॉक हेलीकॉप्टर जो उनको कैसे स्ट्राइक कर दे रहा है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान ने एक सरप्राइज फैक्टर मेंटेन किया हुआ, तो कई एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने डॉर्मेंट रखे हुए थे, साइलेंट रखे हुए थे। जब तक एयर डिफेंस सिस्टम कोई एमिट नहीं करता, रडार सिग्नेचर एमिट नहीं करता या किसी कुछ दिखाता नहीं है पोजीशन, तब तक वो छुपा हुआ है, आप उसको नहीं ढूंढ सकते। तो यहाँ पर एक ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है, बड़े प्लान तरीके से लड़ रहा है, बड़े सोचे समझे तरीके से लड़ रहा है, और एक जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं है कि अचानक हड़बड़ाहट में कुछ भी कर दे रहे। आप देखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट एक तरफ से घोषणा कर रहे हैं और हमने पूरा खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी, सेना खत्म कर दी, एयर डिफेंस खत्म कर दी, देखिए फिर भी गिरा दिया। रविंदर सर, वी आर ऑन वॉर, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब उनसे पूछा गया कि हमारे प्लेन से स्ट्राइक डाउन हो रहा है, हमारे पायलट को कैप्चर किया जा रहा है। क्या अमेरिकी जनता इस बात के लिए तैयार है कि अमेरिकी पायलट अगर ईरान के कब्जे में पहुंच जाता है तो क्या होगा? नहीं तैयार है, और हो सकता है ये जो एक ही पायलट है इसके चलते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए अमेरिका में, इतनी डिबेट्स हो जाए
कि ट्रम्प के लिए टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाए, बट अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, 100 फ्लाइट्स करी, उसमें से एक गिरा, कुछ भी लॉस नहीं है। लेकिन सर इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है ये अमेरिका को? साइकोलॉजिकल पब्लिक ओपिनियन एंड मोरल कुछ हद तक, बट मच मोर साइकोलॉजिकल एंड पब्लिक डिबेट प्रेशर जो ट्रम्प के बेस के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में तो ऐसा ना, एक भी कहानी थी, अभी दूसरी एक जर्नलिस्ट भी किडनैप हो रही थी इराक से, राइट? अगर वो एक दो की कुछ कहानी आनी शुरू हो जाए, इसका वीडियो आ जाए कि मुझे बचाओ, पूरा अमेरिका भयानक डिबेट एक्सेंचुएट हो जाएंगी नो वॉर एंटी वॉर की तरफ। बट मीनवाइल ट्रम्प जो है और इजराइल दोनों ये लगे हुए हैं, करते जा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं स्टोन एज, इस शब्द को समझो, सीरियस वर्ड है, ये वो कर रहे हैं इस समय। और दूसरा, इन्होंने इस वॉर को एक क्रिश्चियन क्रूसेड बना दिया था। जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो हर चीज में कहता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम लड़ेंगे। इन्होंने कल अपने जो मेजर जनरल फायर किए, उनमें से एक मेजर जनरल तो चैपलेन था, पादरी। उसको वो मिलिट्री में क्या सक्सेस और फेलियर दिला सकता है तुमको? वो तो केवल सोल्जर्स के लिए ग्रीफ, काउंसलिंग, एथिक्स, मॉरलिज्म, इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब ये है कि हेक्सेट ये चाहते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री में जो ट्रूप्स है ऑन द ग्राउंड। तीनों क्रूसेड्स में से एक ही क्रूसेड में क्रिश्चियंस को जीत मिली थी, बाकी दो में नुकसान हुआ था, ऐसा कुछ तो नहीं होगा यहाँ? अब कह नहीं सकते, हिस्ट्री रिपीट्स और नॉट रिपीट्स, बट ये अपने ट्रूप्स को ऑन द ग्राउंड बाइबल के उन कोर मैसेजेस की गुट्टी पिला रहे हैं, जाओ लड़ो जीसस क्राइस्ट के नाम से, यानी धर्म युद्ध और जिहाद की तरह है। और इसीलिए इस पर सवाल है क्योंकि इसमें लोग भी तो प्रभावित हो रहे हैं ना। अब ये जो जंग चल रही है मिडिल ईस्ट की, या मैं मिडिल ईस्ट क्यों कहूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट को तो एम टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि अलग अलग अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया। लेकिन इस वक्त जो जंग चल रही है उसमें क्या सिविलियन और जो ये मिलिट्री टारगेट्स है उसके बीच का फर्क प्रैक्टिकली आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, इस समय वर्ल्ड नैरेटिव भी ऐसा चल रहा है कि पहले जो चलती थी उसूलों की लड़ाई, आपने देखा होगा महाभारत में शंखनाद हुआ, सेनाएं लड़ी, शंखनाद हुआ, सेनाएं वापस अपने तंबू में, और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। भारत भी ऐसा ही वातावरण मेंटेन करता था पाकिस्तान के साथ, हालांकि हमको रेसिप्रोसिटी वो नहीं मिलती थी। लेकिन बाकी देशों में मुझे देखने को मिल रहा है कि हमने वो लाइन जो है वो पार कर दी है। जिनेवा कन्वेंशंस जो हैं वो कहीं कूड़ेदान को सुपुर्द हो चुके हैं और उसकी खूब खिलाफ वर्जी चल रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दुनिया में हमको देखने को मिला। जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला पर चढ़ाई करके आपने उसके राष्ट्रपति को उठा लिया वहाँ से, ये दिखा रहा है कि आप किस तरीके, आपने एक सीरिया में एक ऐसे व्यक्ति को शासक बना दिया जिसके ऊपर आपने स्वयं ही बाउंटी डिक्लेयर की थी। तो ऐसा दिख रहा है मुझे नैरेटिव वर्ल्ड का कि मेरे पास यदि शक्ति है तो मैं अपनी मनमानी कर सकता हूं, आप शक्तिहीन हैं तो आपको उसको सहना पड़ेगा। एसिमेट्रिकल ऐसा कहाँ हुआ ना, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का जिक्र हम तो कर रही, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों देशों में। लेकिन श्याम सर, मेरा सवाल आपसे लविन आपके जरिए कि लड़ाई जो है वो कहाँ पहुंच गई है, क्या पलट गई है तस्वीर, या इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहले से ही तैयार है? देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है उतावला है कि डिसाइसिव बैटल क्यों नहीं हो रहा। अब इसकी बात समझिए, क्योंकि ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये एक थोड़ी लंबी लड़ाई है। आप डिफेंस सेक्रेटरी की माने तो ये तब तक चलेगा जब तक एम पूरा नहीं होगा। ट्रंप भले कह रहे हो कि ये 2 हफ्ते में खत्म हो जाए, पर मैं नहीं मानता, ट्रंप की बातों से सहमत नहीं हूँ, ये चलेगा। और आपके चैनल से हम कई बार इसको, क्या ईरान के काउंटर अटैक ने डोनाल्ड ट्रंप को पीछे धकेला है, जो उनके यहाँ रिजीम चेंज होने लगा? हमने देखा कि टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। रिजिम टारगेट, कमांड कंट्रोल टारगेट, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट, एनर्जी टारगेट और ये इकोनॉमिक टारगेट और ये पाषाण युग, ये एक स्टेप वाइज वो कर रहे हैं और ये चलता रहेगा जब तक कि टोटल एयर सुपरियरिटी और मैरीटाइम डोमिनेंस ना मिले और ऑयल सेक्टर पे वो कब्जा ना कर लें। ये लड़ाई वहां की है, हॉर्मुज की लड़ाई है और कोई डिफरेंस नहीं है पहले और इसकी लड़ाई में। हॉर्मुज आया है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, ब्रिज की सर लड़ाई। संजय सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो इस वक्त IRGC ने ये हिट लिस्ट जारी कर दी है, या वहां से ब्रिज पर जो अटैक किया जा रहा है, सेकेंड लेबनान वॉर या इराक कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड लगता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल आज जो है ईरान साइकोलॉजिकली काफ़ी आगे है। देखा जाए तो दुनिया में मिलिटरली, जैसे बाकी स्पीकर्स भी कह रहे हैं, इतने टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुनिया की ओपिनियन आज ईरान के साथ खड़ी होती जा रही है। अमेरिका आज कटघरे में खड़ा हुआ है और उन्होंने जिस प्रकार से करके एक और कर देते कि वो किस प्रकार से हमला करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या क्या नव सेंटर है। आज मध्य पूर्व के जो देश है उनके अंदर एक खौफ बैठा हुआ है कि कब तो क्या सिर्फ एक खौफ के लिए है, या आपको लगता है कि IRGC जो हिट लिस्ट जारी करता है उसको सच में हिट कर सकता है? देखिए, आज तक जितने चाहे अमेरिका के कम्युनिस्ट पर अटैक किया हो, अमेरिका के डिफेंसेस पर अटैक किया, या उनकी यूनिवर्सिटीज पर बोल के किया है कि यहाँ हमला करूंगा, उनको सही खबर मिल रही है, उनको पिन पॉइंट टारगेट है, उनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है।
सर क्या ये छुटपुट है? क्या इसको हम छुटपुट देखेंगे कि रिफाइनरीज जल रही हैं? रविंदर सर, क्या ये छुटपुट मानेंगे हम? नहीं, ये छुटपुट नहीं है। सिविलियंस की डेथ हो रही है। या एब्सोल्युटली नहीं है, बट क्विकली टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, कि जो ब्रिजेस के जो टारगेट दिए इन्होंने, तो इसमें ईरान खुद ही करेगा या इनके प्रॉक्सी भी मदद कर सकते हैं? इनके एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो इराक में काफी एक्टिव है, और वो लोग कुवैत में हिट कर पा रहे हैं शिया मिलिशियाज। तो हो सकता है कि कुवैत में जो कुछ ब्रिजेस का जो आइडेंटिफाइड हो वो प्रॉक्सी करे, अदरवाइज ईरान खुद करेगा। अब पॉइंट ये रही गल्फ देशों की, गल्फ की कंट्रीज नहीं चाहती है युद्ध रुके अनटिल ईरान कंप्लीटली वाइप आउट हो जाए। इजराइल भी वही चाहता है, गल्फ कंट्रीज, और ये पुश कर रहे हैं दोनों ट्रंप को कि वॉर कंटिन्यू रखो। अगर ये युद्ध रुक जाता है किसी सीजफायर लाइक हालात में, ईरान वुंडेड है, जख्मी है, पर ईरान का गला नहीं कटा, तो इन देशों के बहुत बुरे हाल होंगे। इनको पता है, ये जितनी जीसीसी कंट्रीज हैं सारी, सऊदी ये सब मोनार्कीज हैं, डायनेस्टिक हैं, इनकी आवाम भी इनके खिलाफ हो सकती है। इस्लामिक सेकंड अरब स्प्रिंग टाइप का क्वेश्चन देखने वाले। क्विक पॉइंट, ये कंट्रीज इस्लाम से इतना डरती क्यों हैं गल्फ कंट्रीज? क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन में ये है कि जो देश का लीडर होगा वो स्पिरिचुअल होगा, और जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, डायनेस्टिक नहीं होगा। ये सारे के सारे मोनार्क हैं, कतर में, सऊदी में, एमिरात्स में। इन्हें कि अगर ये विचारधारा इन देशों में फैल गई हमारी, तो हमारी सत्ता गई। ठीक है सर, एक जो दूसरा पॉइंट था, फाइटर जेट के जो नेविगेटर की तलाश चल रही है मयंक सर, उसकी तलाश किस आधार पर की जा रही है? ऑन ग्राउंड की जा रही है, सर्विलांस से की जा रही है, कैसे उसको खोज रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये कोशिश में है कि ग्राउंड से उनको उसकी रिपोर्ट मिल जाए, इसीलिए पब्लिक से आह्वान किया गया है कि वो उसकी खबर दे। ये IRGC की सबसे बड़ी परीक्षा है क्या, पहली बार इस जंग में? और मैंने तो यहाँ तक देखा था कि जब इनका ब्लैक हॉक वापस जा रहा था, तो ये राइफल से उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इस समय ईरान जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से डैमेज कर सके अमेरिकन मोराल को। अमेरिकन को तो डैमेज क्या करेंगे, पर मोराल पर हिट करने का प्रयास है। तो उनके पास में बार्गेनिंग चिप जो है वो ये नेविगेटर आ सकता है, यदि उस तक ये पहुंच पाए। लेकिन रेवोल्यूशनरीज जो हैं इनके सो कॉल्ड, वो इनका साथ दे रहे हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करें, नेविगेटर को छुपा दो उसको। तो दोनों तरफ से युद्ध जो है यहाँ पर लड़ा जा रहा है। ओके श्याम सर, बड़ा कंफ्यूजन है क्या मिडिल ईस्ट में? मतलब ये भी आप समझाइएगा, जो रविंदर सर के ही पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि जो IRGC की अगर आप हिटलिस्ट देखेंगे ब्रिजेस की, वो सारे लगभग वही हैं जो US अलाइंड है, जो कंट्रीज जिनको टारगेट किया गया है। क्या ये संदेश भी है कि ये हमारी रीच तक है? और दूसरा सवाल ये भी है कि कहीं अगर ऐसा टारगेट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने भी कहा संजय सर ने कि जो ईरान कहता है वो उधर टारगेट करता भी, अगर ऐसा कर दिया तो टुकड़ों में तो नहीं बट जाएगा मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं? ऐसा हो सकता है क्या? लवीना, जब मैं ये कहूँ कि लड़ाई एक्चुअली ईरान अमेरिका से तो लड़ ही नहीं रहा है, और इजराइल भी ईरान से नहीं लड़ रहा है। इजराइल लेबनान से लड़ रहा है और ईरान मिडिल ईस्ट से लड़ रहा है। आप इसको समझिए ध्यान से। UAE का बहुत बड़ा रोल आने वाला है कुछ दिनों के बाद। सऊदी अरबिया और UAE फंक्शनलिटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की टेक ओवर करेंगे, और इनको हैंड ओवर करके मिडिल ईस्ट को ये गिफ्ट करना है। ये जो वर्ड मैंने आपके चैनल में कम से कम 50 बार कहा है, मिडिल ईस्ट को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को गिफ्ट करना है। ये लड़ाई वहां की है, इसलिए आप बताओ ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड चुप क्यों है? गुड बॉय सिंड्रोम कैसे ले लिया ट्रंप ने? उसने जगह बनाई, जमीन बनाई, एनलेट किया, जमीन तैयार कर दिए। मैंने कहा था ना, आज ईरान गमगीन है, और उसने ऐसा कर दिया है कि अब खाड़ी का पानी कम नमकीन है। तो आप समझिए ना, कम नमकीन मतलब अमेरिका क्या सर किसकी रिजीम है? ग्राउंड बना दिया, अब आएंगे। नहीं, ये है ईरान गमगीन। मैं ये कहूँगा ईरान के देखिए एक अलग किस्म का जज्बा वहाँ पे है इस समय में। आज देखिए, मान लीजिए उनकी मिसाइल खत्म कर दें, ड्रोन खत्म कर दें। आप याद कीजिए वियतनाम वॉर कितने साल चलती रही, उन्होंने कहा इतने मार दिए, खेती हमने खत्म कर दी, फिर भी जंग चलती रही। अफगानिस्तान में लड़ाई चलती रही, इराक में जंग चलती। सर हर जंग में ये वेस्टर्न मीडिया में तो रहा है कि सब चंगासी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बैक ऑफ करना पड़ा। क्या ये चैलेंज है? और रविंदर सर, जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं, ये एक हिस्से को जोड़ता है, इसी तरह से किंग्स कॉजवे भी है, बहरीन को मेनलैंड से अरब के जोड़ता है। वो अगर स्ट्राइक डाउन हो जाता है, वो अगर टूट जाता है, तो कितना बड़ा झटका सऊदी और बहरीन दोनों के लिए होगा? देखिए, बहरीन के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो खाना पीना भी नहीं आ पा रहा, फूड भी नहीं आ पा रहे भाई इन देशों में। बहरीन को अगर फूड है वो पीछे सऊदी से आ रहा है, वो ब्रिज कट गया तो वहाँ पे खाना नहीं होता, शॉर्टेज हो जाएगी। बाय द वे, ब्रिजेस के थीम पर आप हैं, यू नो, वॉर्स में ब्रिजेस का कई बार बहुत अहम रोल होता है। कोई एक ब्रिज निकल कर आता है जहाँ पे एक डिसिसिव बैटल हो गई, जनरल्स को ही बता सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और बुक्स भी बनी है, मूवीज भी हैं, अ ब्रिज टू फार। अब
द ब्रिज ऑन रिवर क्वेई। ओके। तो ये क्लासिक्स बन जाते हैं। तो हो सकता है इन्हीं ब्रिजेस के आसपास अगर ग्राउंड इन्वेजन टाइप हुआ तो कोई एक डिसाइसिव बैटल टाइप भी हो सकती है अगर ग्राउंड में आ गए अमेरिकन फोर्सेस वहां पर। अगर नहीं तो ये जो अगेन इसी पर मेरा आपसे ही अगला सवाल है सर कि ये जो आप ब्रिजेस की हम लिस्ट दिखा रहे हैं इसमें कई तो ऐसे हैं जो दुनिया के बड़े ब्रिजेस में से एक हैं और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई टारगेट है कि वहां पर डराने के लिए, अगर वहां पर अटैक होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब ये मैं बोलते हुए अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि कितना बड़ा टारगेट ये हो सकता है। एब्सोल्युटली। दुबई में आपके जेबल अली एंड ऑल ये जो जोन्स है कनेक्टेड है, वो पाम आइलैंड्स जो है उसमें एक डाल दो। दुबई और इन कंट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान है कि इनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इन्होंने अपना फ्यूचर बनाया है, ट्रेड फाइनेंस कैपिटल, ये वॉल स्ट्रीट है भाई पूरी दुनिया की, आधी दुनिया की, एशिया की। ओके, ये सारी चीजें और ये फ्यूचर कंप्यूटिंग एआई में जा रहे हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। अगर ऐसे ब्रिज मार दिए तोड़े जा रहे हैं तो इन कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो गया गया। वहां पर एक्सपर्ट्स आके रहते हैं, टैलेंट को दुबई में लाइफस्टाइल अच्छा लगता है तभी आके रहते हैं। अगला कदम यूएस फोर्सेस का क्या होने वाला है? क्या वो अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट को काट के? जैसे हमने इराक में देखा था कि उन्होंने 91 में पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट काटा, सारे ब्रिजेस जो थे कनेक्ट जो थे सबको अलग किया, आइसोलेट किया, उसके बाद ऑन ग्राउंड फोर्सेस उतारे। नहीं बिल्कुल, देखिए इस समय अमेरिका के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। एक जो इराक में बात थी वो इस समय में वो बात नहीं, अभी कोई नेटो कंट्री भी साथ नहीं। इस समय में लड़ाई सिर्फ अमेरिका और इजराइल अकेले लड़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कहाँ से वो लॉन्च करेंगे, क्या बेस मिलेगी उनको, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि तब वो कुवैत था, सऊदी अरेबिया था, वहाँ से वो यहाँ पे पर्शियन गल्फ के पार में पड़ता है उधर, उसको एम्फीबियस असॉल्ट करना इतना आसान नहीं है। तो एक बहुत बड़े चैलेंज है। और इस समय में जिस प्रकार से ईरान जो है अपना सरप्राइज फैक्टर्स रखे हुए अभी भी, चाहे वो उन्होंने जमीन से शिप के ऊपर मिसाइल जो मार करने वाली उनका इस्तेमाल नहीं किया, अब इन्होंने और मिसाइल आती जा रही है, उनकी सप्लाई आती जा रही है। अभी भी अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है 50% मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा अभी भी पड़ा हुआ है। तो कहाँ बर्बाद कर दिया, क्या बर्बाद कर दिया? चल रही है लड़ाई चल रही है और जब तक वो लड़ते रहेंगे। ठीक। हाँ, आयुष और मैं रोबिंदर सर के पास डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मेरा सवाल रहेगा। सर, आपने तो डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत स्टडी किया, आपने तो बाकायदा किताब भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डोनाल्ड ट्रंप पर लिखी है। ये बताइएगा कि अमेरिका की जो सिचुएशन इस वक्त है, डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बीते दिनों जो उनका संबोधन हुआ माना ये जा रहा था युद्ध खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से आगे अमेरिका का रुख इस युद्ध में क्या नजर आएगा सर? यहाँ से आगे अमेरिका उनकी डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी, उनकी सोच को देखते हुए बताइएगा। पर्सनालिटी को देखते हुए एक तो मैं कहलाती है टाको की ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। आखिरी मिनट पे आके वो पीछे हट जाते हैं। पर मेरी किताब में, मेरी डेफिनेशन में एक और है टाको का मीनिंग, ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन। ये हमेशा जूझता रहेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब है? इस कॉन्टेक्स्ट में ये युद्ध चलता रहेगा। और इसने देखिए ये भी कहा कि हम 2-3 हफ्ते में निकल आएंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो 6 महीने जाके फिर हम ठोकेंगे। ओके, तो he will carry on, they will carry on। हाँ। ओके, और 3 हफ्ते बाद छोड़ दिया, ईरान को बहुत नुकसान हो गया है। अनफॉर्चुनेटली बहुत नुकसान हो गया है। ठीक है। तो तभी कह रहा हम तो छोड़ के आ जाएंगे और मयंक सर, मेरा आपसे सवाल, अगला कदम ईरान का क्या होगा? जो लिस्ट उन्होंने जारी की, और अमेरिका क्या करेगा अब अपने पायलट को बचाने के लिए? इस समय ईरान जो है वो कोशिश करेगा जितने भी आसपास के खाड़ी देश हैं उनको डरा कर रखने का। आपने नोट किया होगा एक मिसाइल फायर हुई थी डिगो गार्सिया की तरफ से। मेरा अनुमान है ये KB-26 मिसाइल थी जो इनके पास स्मगल होकर आई है चाइना से। 4000 किलोमीटर की रेंज, जो गुआम किलर के नाम से जानी जाती है। 2 मिसाइल मेरे अनुमान से इनके पास में और आ रही हैं और उसी की वजह से इस समय यूरोपियंस डरे हुए हैं और वो खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगला टारगेट यूरोप भी हो सकता है। अमेरिका बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल खतरा हो सकता है, ये वाला पॉइंट। श्याम सर, आप बताइएगा, वहाँ जो एक पायलट को ढूंढा जा रहा है, वहाँ इनाम भी रख दिया गया है, मिल पाएगा या किस ओर अब ये युद्ध आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? एक पायलट हूं तो पायलट के नजरिए से बताऊंगा। पहले तो अमेरिका में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि कोई पायलट वहां मरा है, जिया है और कुछ भी हुआ है। आपको पता है अगर ऐसा होता तो अमेरिका में हंगामा मच जाता अब तक। तो इसको सेंटकॉम ने माना नहीं है। सर, लेकिन ये रिपोर्ट यूएस मीडिया में थी कि वहाँ एक पायलट जो है वो रेस्क्यू किया गया है। ये शुरुआती रिपोर्ट थी। भी ये दावा किया है कि जो भी पकड़ के लाएगा उसको इनाम भी दिया। ईरान खूब कह रहा है, लेकिन उसके अगले ही क्षण एक F-35 का वीडियो आया था इजराइल का कि F-35 आके मार रहा है। तो सब तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। स्पेस के साथ जुड़ी हुई है। बाय द वे, सेंटकॉम के साथ एक स्पेस पूरा ब्रांच है जो उस पायलट को उठा लेगा, जरूरत पड़ेगी तो। वो कर सकते हैं वो, लेकिन और अगर मैं वहां पर होता, जंगल में होता, तो कैसे सर्वाइव करता मैं समझ सकता हूँ। अगर ये हो रहा होगा तो ये अगर एक पायलट को उठाया है तो दूसरे को भी उठा लेंगे। लेकिन क्या एक बार्गेनिंग का बहुत बड़ा ऑप्शन मिल गया उनको, अगर पायलट उनके पास है तो?
वो एब्सोल्युटली बहुत बड़ा मिल गया। आई एग्री कि अभी कंफर्म है जो भी कुछ आप देखिए, अगर स्मार्ट खेलेंगे, ऑप्टो पॉलिटिक्स है आज की दुनिया में, ऑप्टिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स, उसका वीडियो बना के रिलीज हो जाएगा पूरी अमेरिका के अंदर। पब्लिक ओपिनियन डिबेट अभी शुरू नहीं हुई, अभी वहाँ रात है, सुबह हो रही है, आज शाम तक अमेरिका में ये बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप बनेगा। दो बातें कही उन्होंने, मारना मत उसको। बिल्कुल, जल्दी से इसमें कोई शक नहीं है कि उसका बार्गेनिंग चिप हो ना हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। और अमेरिका के जैसे मोरल डाउन होने वाली बात होती है, और ईरान का मोरल अप होने वाली, तो उनकी सेनाओं को भाई देख लो, हमने ये इराक है आज उसको खड़ा किया होता। उसको कहा गया है कि मारना मत, जबकि पब्लिक कह रही है कि देखते ही मार देना। ईरान ने रिक्वेस्ट किया है कि उसको मारना मत, ताकि वो उसको कैप्चर कर सके, उसकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर सके। लेकिन ऐसी कोई चर्चा सेंटकॉम ने नहीं की है। जब पहले F-35 को लगा था स्प्रिंटर, तो वो लैंड कर गया था, जिसको सेंटकॉम ने माना था। और ये ई वेरिएंट है ये। लेट अस सी रेस्क्यू वाली बात जरूर है, क्योंकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्यों भेजेंगे, HC-130 क्यों भेजेंगे। और सर हम देख रहे थे रिफ्यूलिंग पूरा ऑन वे था, लगातार कई सारी फ्लाइट जो है वहां पर देखी गई हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आप चारों का ही तमाम अहम जानकारी आसान भाषा में आपने दी। और ब्रिज वॉर जो है महायुद्ध का एक ऐसा पड़ाव है जहां से तबाही और बर्बादी का मंजर पूरे मिडिल ईस्ट में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ब्रिज वॉर अब किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ये खास पेशकश आज हम स्टूडियो से निकलकर एक ब्रिज से आपके लिए लेकर आए। अब इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी न्यूज़।